विद्यार्थियों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र की संरचना नर जनन तंत्र की अपेक्षा जटिल होती है, क्योंकि मादा जनन तंत्र के अंग गर्भाशय में गर्भस्थ शिशु का 9 माह तक परिवर्तन और विकास होता है। तो इसकी संरचना किन किन अंगों से मिलकर बनी होती है, जिसका हम अध्ययन करते हैं। ये हमारे सामने चित्र है मादा जनन तंत्र का। तो मादा जनन तंत्र की संरचना को हम 2 भागों में विभाजित कर इसका अध्ययन करते हैं। पहला है प्राथमिक अंग, जिसे हम गॉनेट कहते हैं, क्योंकि यह मादा युग्मक का निर्माण करता है। मादा युग्मक का निर्माण करने वाला अंग प्राथमिक अंग कहलाता है, और ये प्राथमिक अंग है अंडाशय। अंडाशय यह मादा के उदर भाग में एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है। वृक्क के नीचे यह रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होता है। अंडाशय की जो आंतरिक संरचना है यह जनन एपिथीलियम उत्तक से मिलकर बनी होती है। इस जनन एपिथीलियम उत्तक में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अंडाणुओं का निर्माण होता है। अंडाशय से 2 प्रकार के हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का भी उत्पादन होता है, संश्लेषण होता है। यह हार्मोन तथा पीयूष ग्रंथि से स्रावित पुट्टिका उत्तेजक हार्मोन के द्वारा अंडाणु उत्पन्न होने की प्रक्रिया प्रारंभ और नियमित होती है। तो अंडाशय का पहला कार्य है अंड जनन क्रिया के द्वारा अंडाणु उत्पन्न करना। यह अंडाणु एक निश्चित समय अवधि में उत्पन्न होने शुरू होते हैं और लगभग 50 से 55 वर्ष की आयु तक अंडाणु शरीर में बनते हैं। तो अंडाशय की आंतरिक संरचना जनन एपिथीलियम उत्तक से निर्मित होती है। इस उत्तक में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा निर्माण होता है मादा युग्मक अंडाणु का। इस प्रक्रिया को हम अंड जनन प्रक्रिया कहते हैं। अंड जनन प्रक्रिया या अंड जनन क्रिया। तो इस अंड जनन प्रक्रिया का नियमन हार्मोन्स के द्वारा होता है। कौन कौन से 2 हार्मोन है? पहला है फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन प्लस एस्ट्रोजन। ये दोनों हार्मोन मिलकर अंड जनन प्रक्रिया को प्रारंभ और नियमित करते हैं। इसका प्रारंभ लगभग 13 से 14 वर्ष की आयु में होता है और यह लगभग 50 से 55 वर्ष की आयु तक यह प्रक्रिया जारी रहती है। तो अंडाशय का पहला कार्य कि यह अंडाणु उत्पन्न करता है। दूसरा, यह भाग कुछ पदार्थों का स्रावन करता है, जैसे हार्मोन्स। तो अंडाशय से 2 प्रकार के हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं। पहला हार्मोन होता है एस्ट्रोजन और दूसरा हार्मोन उत्पन्न होता है प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन हार्मोन, इसका पहला हमने कार्य देखा, ये अंडजनन प्रक्रिया को प्रारंभ और नियमित करता है। इसके साथ यह ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के साथ जोड़कर अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया को यह नियंत्रित करता है। इसके साथ मादा के जो द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण है इनका यह विकास करता है। मादा के द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों के विकास के साथ में यह हार्मोन गर्भाशय की भित्ति को मोटा करने का भी कार्य करता है। तो अंडाशय से जब अंडाणु परिपक्व हो जाता है तो उस परिपक्व अंडाणु को अंडाशय से बाहर त्यागने की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को हम अंडोत्सर्ग प्रक्रिया कहते हैं। यह प्रक्रिया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के सम्मिलित प्रभाव से होती है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्राव पीयूष ग्रंथि के द्वारा होता है। इसके बाद हम बात करते हैं द्वितीयक अंग। द्वितीयक अंग में है फैलोपियन ट्यूब, जिसे हम डिंब नलिका कहते हैं। दूसरा है गर्भाशय और तीसरा है योनि। ये 3 प्रमुख द्वितीयक अंग कहलाते हैं। फैलोपियन ट्यूब या फैलोपियन नलिका यह गर्भाशय से प्रारंभ या गर्भाशय से जुड़ी नलिका होती है, जिसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। ये लंबी नलिका, इस नलिका का जो अग्र सिरा होता है यह अंडाशय से आकर जोड़ता है। अंडोत्सर्ग की क्रिया के पश्चात जो
अंडाणु मुक्त होता है अंडाशय से, वह फिर आकर इस फैलोपियन या डिंब नलिका में प्रवेश करता है। डिंब नलिका की लंबाई अधिक होने से क्या होता है कि यहाँ पर निषेचन क्रिया होती है। मादा में जो निषेचन क्रिया है, निषेचन का अर्थ है कि नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु दोनों के केंद्रकों का आपस में संलयन, इस संलयन क्रिया को हम निषेचन क्रिया कहते हैं। और ये निषेचन क्रिया मादा के इसी भाग में होती है, डिंब नलिका में या फैलोपियन नलिका में निषेचन क्रिया होती है। निषेचन क्रिया के पश्चात जो निषेचित अंडाणु होता है, इस अंडाणु को हम युग्मनज कहते हैं, जो आकर गर्भाशय की भित्ति से जुड़ता है। तो डिंब नलिका, आगे बात करते हैं डिंब नलिका। या फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब या हिंदी में डिंब नलिका कहाँ से जुड़ी होती है? गर्भाशय से जुड़ी दो नलिकाएं। गर्भाशय से जुड़ी दो नलिकाएं जिनकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इस डिंब नलिका में प्रमुख क्रिया होती है, वो क्रिया है निषेचन क्रिया। यहाँ पर निषेचन क्रिया संपन्न होती है, निषेचन क्रिया यहाँ पर होती है। निषेचन का अर्थ होता है नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के केंद्र का मिलना। नर युग्मक शुक्राणु प्लस मादा युग्मक अंडाणु के केंद्रकों का संलयन। संलयन, इस संलयन क्रिया को हम कहते हैं निषेचन क्रिया। तो संलयन क्रिया के द्वारा किसका निर्माण होगा? जो प्राथमिक कोशिका बनती है, इस प्राथमिक कोशिका को हम युग्मनज कहते हैं। यही युग्मनज आगे फिर भ्रूण में परिवर्तित होता है। तो युग्मनज का निर्माण, निषेचन क्रिया वो मादा के अंग डिंब नलिका में फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। यह फैलोपियन ट्यूब हम इस चित्र में हम इसको देख सकते हैं अच्छी तरह से। अंडाशय, ये बायां और ये दायां अंडाशय, इस अंडाशय से जुड़ी यह नलिका, इस नलिका का, ये दोनों नलिकाएं गर्भाशय से जुड़ी होती हैं। जब अंडोत्सर्ग क्रिया होती है तो ये डिंब नलिका आकर इस अंडाशय से जुड़ जाती है और जो अंडाशय से अंडाणु मुक्त होता है वह इस नलिका में प्रवेश कर जाता है। इसके बाद ये नलिका आगे जुड़ी होती है गर्भाशय से। गर्भाशय यह चिकनी अरेखित मांसपेशियों से बनी एक थैलीनुमा संरचना जो अपने आकार को घटाया बढ़ा सकती है। गर्भाशय का जो विकास है यह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के द्वारा होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भाशय को विकसित करता है। गर्भाशय का यदि हम चित्र देखें तो यह ऊपर से चौड़ी और नीचे से संकरी एक थैलीनुमा संरचना है, एक अंग है। इसी गर्भाशय की भित्ति से इस युग्मनज का आकर संयोग होता है। युग्मनज आकर इस भाग से जुड़ता है जिससे हम भ्रूण रोपण कहते हैं। युग्मनज का गर्भाशय की भित्ति से जुड़ना, भ्रूण का गर्भाशय की भित्ति से जुड़ना, हम इसे भ्रूण रोपण कहते हैं। तो गर्भाशय में गर्भस्थ शिशु का परिवर्धन होता है, इसका विकास होता है। गर्भाशय और भ्रूण के मध्य एक नलिका का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो गर्भाशय और भ्रूण को आपस में जोड़े रखने का कार्य करती है। इसी प्लेसेंटा के द्वारा जो गर्भस्थ शिशु है उसका शरीर, उसके शरीर में जो भी जैविक क्रिया हो रही है, चाहे वो क्रिया पोषण की हो, उत्सर्जन की हो, श्वसन की हो, समस्त जैव प्रक्रम क्रियाएं इसी प्लेसेंटा के द्वारा वो माता के रक्त में करता है। तो प्लेसेंटा के द्वारा गर्भस्थ भ्रूण पोषण प्राप्त करता है, श्वसन क्रिया इसी प्लेसेंटा के द्वारा करता है तथा भ्रूण के शरीर में जो जैविक प्रक्रम के द्वारा उत्सर्जी पदार्थ उत्पन्न होते हैं, इसी उत्सर्जी पदार्थों को यह प्लेसेंटा के द्वारा माता के रक्त में यह स्रावित करता है। तो गर्भाशय में गर्भस्थ शिशु का 9 माह तक परिवर्धन और विकास होता है। गर्भाशय
अगली जो संरचना वो है ग्रीवा। यह लंबी एक नलिकाकार संरचना होती है जो आगे योनि में खुलती है। योनि यह मादा जनन तंत्र का अंतिम अंग है। यह एक लंबी नलिकाकार संरचना होती है जो मैथुन कक्ष के तौर पर कार्य करती है। इसमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाए जाते हैं जिससे इसका माध्यम अम्लीय होता है। तो योनि में लैक्टिक और कार्बनिक अम्ल के कारण इसका माध्यम अम्लीय होता है। इसी योनि के द्वारा शिशु का पूर्ण विकसित शिशु का जन्म होता है। शिशु इस धरती पर जन्म लेता है। तो ये संरचना है मादा जनन तंत्र की। दोबारा से हम इसको देख लें। मादा जनन तंत्र का जो प्राथमिक अंग है वो है अंग अंडाशय। अंडाशय को हम गोनेड भी कहते हैं क्योंकि यह मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण करता है तथा मादा की जो हार्मोन है एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन इनका भी स्त्रावण इसी अंडाशय के द्वारा होता है। अंडाणु उत्पन्न होने की प्रक्रिया को हम अंडजनन प्रक्रिया कहते हैं। अंडजनन प्रक्रिया यह एक निश्चित समय अवधि में प्रारंभ होती है और एक निश्चित समय अवधि तक ही रहती है। 12 से 13 या हम कह सकते हैं 13 से 14 वर्ष की आयु में यह प्रारंभ होती है और 50 से 55 वर्ष की आयु तक यह क्रिया चलती रहती है। तो मादा के दोनों अंडाशयों से प्रत्येक माह एक एक अंडाणु का निर्मोचन होता है, अंडाणु मुक्त होता है। अंडाणु का अंडाशय से मुक्त होना यह अंडोत्सर्ग क्रिया कहलाती है जो हार्मोन्स के नियंत्रण में होती है। अंडाशय से अंडाणु का बनना यह पुट्टी का उत्तेजक हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के सम्मिलित प्रभाव से होता है। अंडोत्सर्ग क्रिया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है तथा अंडाशय से स्रावित एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव से होता है। इसके बाद दूसरा हमने अंग समझा वो है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन नलिका। यह डिंब नलिका गर्भाशय से जुड़ी नलिका जिसकी लंबाई औसतन 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नलिका यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया होती है। लंबी नलिका होने से क्या होता है कि जब मुक्त अंडाणु अंडाशय से जो मुक्त अंडाणु इस नलिका में से होकर गुजरता है और यहाँ पर यदि उस समय मैथुन क्रिया के द्वारा यदि शुक्राणु उपस्थित है तो शुक्राणु और अंडाणु दोनों के केंद्रकों का यहाँ संलयन होता है और इस संलयन की क्रिया को हम निषेचन क्रिया कहते हैं। निषेचन क्रिया के द्वारा युग्मनज का निर्माण होता है। इस युग्मनज का फिर आगे परिवर्तन गर्भाशय में होता है। गर्भाशय यह तीसरा प्रमुख अंग है। यह चिकनी अनैच्छिक मांसपेशियों से बनी एक तेलीनुमा संरचना जिसमें गर्भस्थ शिशु का विकास होता है। गर्भस्थ शिशु और गर्भाशय से प्लेसेंटा का निर्माण होता है। इसी प्लेसेंटा के द्वारा या अफरा के द्वारा गर्भस्थ शिशु अपनी संपूर्ण जीव प्रक्रम की क्रियाएं संपादित करता है। जब शिशु का पूर्ण विकास हो जाता है तो यहाँ से ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है गर्भाशय की भित्ति को संकुचित करता है जिससे प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है और इसी प्रसव पीड़ा के उपरांत शिशु का जन्म होता है। गर्भाशय से जुड़ी संरचना वो है ग्रीवा, एक लंबी नलिका जो आगे योनि में खुलती है। योनि जो मैथुन कक्ष के तौर पर कार्य करती है। इसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं जो लैक्टिक अम्ल और कार्बनिक अम्ल उत्पन्न करते हैं जिससे योनि का माध्यम अम्लीय होता है। इसी योनि के द्वारा शिशु का जन्म होता है। तो आज हमने मादा जनन तंत्र के बारे में समझा। धन्यवाद।